एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड योर टीचर। एंड देखो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 9 की एसएसटी की न्यू बुक का बच्चा चैप्टर नंबर 7 होने वाला है। ये काफी बच्चों की डिमांड थी, मैम इलेक्शन चैप्टर भी आप कंप्लीट करा दीजिए। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 इलेक्शन। हम लोग आपके इस चैप्टर में सबको जानेंगे कि आखिर हमारे देश में इलेक्शंस कौन से लेवल पर होते हैं, कौन कौन उसमें कैंडिडेट होते हैं, कौन वोट करते हैं, किस किस तरीके से इलेक्शंस होते हैं, आखिर ये कराता कौन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, जुडिशरी। हम इन सारी ही चीजों के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को समझने वाले हैं। आपकी जो इससे प्रीवियस वाली वीडियोस हैं, अगर वो आप लोगों को ना देखी हो तो आप लोग पहले जाके उसको चेकआउट जरूर कर लेना, बिकॉज वहां हमने सारे ही चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करा हुआ है। ठीक है जी। एंड आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग करने वाले हैं आप लोगों का चैप्टर नंबर 7 विच इज इलेक्शंस। अब आप लोगों को ये बात पता है कि आपके हर चैप्टर के स्टार्टिंग में वी हैव सम बिग क्वेश्चंस, यानी कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं वो हमें पहले ही पता चल जाता है। देखो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं व्हाई आर इलेक्शंस असेंशियल टू अ डेमोक्रेसी। आपसे कह रहे हैं, आप इस चैप्टर में जान जाओगे एट द एंड तक आते आते कि आखिर हमारे देश के लिए इलेक्शन जरूरी ही क्यों है, इलेक्शंस कराने ही क्यों, आप ये जान जाओगे। दूसरा आप जान जाओगे हाउ डू इलेक्टोरल सिस्टम, यानी कि जो पूरा ये इलेक्शन का सिस्टम होता है, दे शेप पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इससे हमारे देश में हम ये कैसे कह सकते हैं कि इलेक्शंस के जरिए हमारे देश में पॉलिटिकली रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि हर एक पर्सन को रिप्रेजेंट करा जा रहा है। अब ये होता क्या, ये समझेंगे हम। थर्ड कह रहे हैं व्हाट रोल्स डू इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज प्ले, यानी कि क्या रोल है जो कि इंस्टीट्यूशन से अलग अलग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर हमारी दो और बॉडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये कौन से रोल्स प्ले करती हैं, या फिर ये कौन से जो लॉज हैं वो कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि ऐसा काम करते हैं जिससे हम ये इंश्योर कर सके कि हमारे देश में फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आएगा बच्चा, कौन से चैलेंजेस हैं हमारे जो कि इलेक्शंस हमारे फेस करते हैं। बेसिकली देखो आपको पता है, जब डेमोक्रेसी हम लोगों ने पढ़ा था, हमने उसमें भी एट द एंड टॉपिक ये पढ़ा था आखिर डेमोक्रेसी चैलेंजेस कौन कौन से फेस करती है, थ्रेटनिंग का, मिस इन्फॉर्मेशन का, फॉल्स न्यूज का, वो सब चीजें थी। सेम ऐसे यहाँ पे इलेक्शंस में कौन कौन से कुछ चैलेंजेस वगैरह को फेस करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई तो चलिए जरा बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं, जहां हम लोग फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले बच्चा आप लोगों का व्हाई डू इलेक्शंस मैटर, कि आखिर इलेक्शंस मैटर ही क्यों करते हैं, इलेक्शंस कराने ही क्यों है, क्या हो जाता है इलेक्शंस करा के, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो कहते हैं इलेक्शंस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेटिक राइट्स, यानी कि हमारे देश में आप लोगों को पता है डेमोक्रेसी है, यानी कि डेमोस प्लस क्राइटेरिया, यानी कि लोगों का राज चल रहा है। अगर लोगों का राज चल रहा है तो लोगों पे किस तरीके से रूल करना है, उनको किस तरीके से राज करना है, एटलीस्ट वो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वो लोगों से ही पूछें। तो बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये डेमोक्रेटिक, जो उन लोगों के पास अधिकार हैं उनका बहुत अच्छा प्रोसेस है इलेक्शंस। अब वो कैसे, उसको भी पढ़ेंगे हम। कहते हैं रेगुलर एंड पीरियोडिक इलेक्शंस दे लाई एट द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। जब तक हमारे यहाँ पे रेगुलरली इलेक्शंस ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज इलेक्शंस हो गए उसके बाद 10 साल तक कोई पूछ ही नहीं रहा और फिर कोई 1 साल बाद ही आके दोबारा इलेक्शंस करा देते हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। रेगुलर हो बट पीरियोडिक इलेक्शंस हो, हर 5 साल के टेन्योर पे या हर 4 साल, हर 6 साल, इस तरीके से डिसाइड होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में कितना है बच्चा, 5 साल। कहता है रिप्रेजेंटेटिव्स टू पब्लिक ऑफिसेस कैन बी चूजन थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यानी देखो बेसिकली आपसे कह रहे हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, जो हम लोग जिसको चूज कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स बेसिकली आपका क्या है कि वो या तो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए या फिर वो हमारे इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आए। ये बात समझ में आ गई। अब देखो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता क्या है, उसको जानते हैं। देखो पहले बात यहाँ पे बात करूंगी आप लोगों से मैं डायरेक्ट इलेक्शंस की। देखो डायरेक्ट इलेक्शंस बच्चा कौन से होते हैं हमारे, डायरेक्ट इलेक्शंस का मतलब होता है, और हमारे बात करूंगी मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस की। देखो बेटा डायरेक्ट का मतलब सीधा सा हुआ जहां पे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करा हो। हमने क्या करा हो, हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चूज करा हो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट। जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे पीपल हैं, अगर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे अगर पीपल हैं हमारे, तो हम लोगों ने खुद ही मिलकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर दिया। हम लोगों ने खुद मिलकर, मान लो अपने एमएलए हैं स्टेट लेवल पर, एमपी है हमारे नेशनल लेवल पर। अब ये कैसे कैसे हुए उसको समझाऊंगे प्रोसेस को, बट इनको हमने खुद चूज करा है, हमने उनको डायरेक्टली इलेक्ट करा है, इसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट इलेक्शन। बट इन अ केस अगर मान लो वो इलेक्शंस प्रेसिडेंट के हैं, वाइस प्रेसिडेंट के, राज्यसभा के मेंबर्स के, इन केसेस में क्या होता है, मान लो मैंने किसका एग्जांपल लिया, मैंने बोला बच्चा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, मैंने बोला आप लोगों से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, मैंने बोला राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन हैं। इनके इलेक्शन से बेसिकली क्या होता है, यहाँ थे लोग
इन लोगों ने मिलकर एमपी और एमएलए इनको चूज किया था। अब ये जो हमारे एमपी एमएलए होंगे ये बाद में मिलकर इन लोगों को चूज करेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब ये बात समझ में आ गई, इसे हम लोगों ने बच्चा क्या बोला आप लोगों का, इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये बात क्लियर हुई। उसी की देखो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या बोला गया, कहते हैं कि इंडिया में जो मेंबर्स हैं यहाँ पे लोकसभा के सेंट्रल लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे जो मैंने बताया एमपी, ठीक है। अब देखो एमपी के नाम कहाँ से आई, प्लीज उसको याद रखना एक बार, हल्का चैप्टर के स्टार्टिंग में बता रही हूँ। आप लोगों को पता है हमारे पास हमारा नेशनल लेवल पे बच्चा क्या होता है, पार्लियामेंट होता है। जानते हैं हम लोग हमारे इंडिया का एक इकलौता जो है पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट में आप लोगों को पता है बच्चा दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है बेटा हमारे पास बच्चा आप लोगों का राज्यसभा। ये होते हैं हमारे पास दोनों ही हाउसेस। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखो इस वाले हाउस के देखो दोनों के मेंबर्स हैं, ये चाहे लोकसभा के लोग हैं चाहे राज्यसभा के लोग हैं, लेकिन ये दोनों ही राज्य पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी। यहाँ से इन लोगों का नाम पड़ता है। अब देखो जो लोकसभा वाले होते हैं बेसिकली आप लोगों को पता होगा ये होते हैं 543 और जो राज्यसभा के होते हैं बच्चा ये हमारे होते हैं 245। इसमें से ऐसा होता है जो 233 होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो 12 होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं। इस तरीके से जो है इनका बेसिकली जो फॉर्मुलेशन है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो ऐसे फॉर्म होता है। इन्हें हम लोग बोलते हैं एमपी। अब जो लोकसभा वाले इन लोगों का इलेक्शन तो हम लोग खुद करते हैं। आपने देखा होगा जब भी मोदी जी का हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, पीएम के इलेक्शन आ गए, एक्चुअल में पीएम के नहीं आते, वो एमपी के इलेक्शन आते हैं, तो उसमें हम लोग वोट करते हैं। एंड बट राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन बच्चा कैसे होता है आप लोगों का, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है उन लोगों का होता है। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ पे क्या बातें लिखी, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बोल रहे इंडिया में जो यहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स हैं हमारे, जो कि स्टेट लोकसभा के मेंबर्स जो हैं जैसे कि मान लो, और हमारे विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि हर एक स्टेट की होती है, उसे हम बोलते हैं आप लोगों की लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो होती है हमारे स्टेट लेवल पे, और जो लोकल बॉडीज हैं यानी कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज जो बाद में निकल कर आएंगे, इन सब के इलेक्शन जो बच्चा कैसे होते हैं हमारे, वो डायरेक्ट इलेक्शन कहलाया जाता है, बिकॉज इनके मेंबर्स को हम लोग डायरेक्टली चूज कर रहे हैं। बट इनकी जगह जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है, इन सब इलेक्शन जो है कैसे हो रहा है बच्चा, इनडायरेक्टली इलेक्शन इनका हो रहा। ये वाली बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो बोलते हैं आप, अच्छा आप लोगों को अपने क्लास 8 में वो जो क्लास वाला कॉन्सेप्ट था जिसमें गुरमीत यहाँ पे वोट कर रहे थे बच्चे जो है अपने क्लास के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, वो कुछ चीजें हो रही थी, वो कुछ याद है आप लोगों को? कुछ कॉन्सेप्ट हल्का बहुत माइंड में है। जिन बच्चों ने न्यू बुक्स पढ़ी होंगी ना, आपकी एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड वाला पार्ट 1 में है ये, वहां पर देखो उस केस से रिलेट करते हुए बात कही गई है। कहते हैं आप सोचो एक ऐसा केस कि क्या मान लो अगर जो क्लास के सारे बच्चे हैं, अगर उन लोगों ने गुरमीत को रिप्रेजेंट नहीं करा होता, अगर उन्होंने अलाउ नहीं करा होता, तो क्या गुरमीत बन पाती? नहीं बन पाती। अब अगर इस क्लास के बच्चों ने उनको अलाउ कर दिया, तो क्या जब अगली क्लास में जाएगी तो क्या जरूरी है कि बच्चे तब भी उसको अलाउ करेंगे क्लास 9th में बिना फ्रेश इलेक्शंस कराए? क्या पता क्लास 8 में गुरमीत ने अच्छा काम ना करा हो, क्या पता क्लास 8 के बच्चे उससे खुश ना रहे हो कि बहुत डांटती है या फिर अच्छा नहीं करती, अच्छे से क्लास को मैनेज नहीं करती, काम नहीं करते, कुछ भी कह सकते हैं। तो बिना दोबारा इलेक्शन कराए, बिना दोबारा से मीटिंग्स हेल्ड करे, क्या 9th क्लास के बच्चे दोबारा से उसको गुरमीत को इलेक्ट कर देंगे? नहीं करेंगे। दैट इज हाउ आपसे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट भी यहाँ पर जो उसकी प्रिस्क्राइब टर्म है यानी कि 5 साल, जो 5 साल टर्म होती है उसके बियॉन्ड कंटिन्यू नहीं कर सकते बिना, विदाउट सीकिंग द पीपल्स मैंडेट अगेन, यानी कि बिना लोगों की दोबारा से परमिशन लिए, बिना इलेक्शन कराए, अपने टेन्योर के बाद, अपने 5 साल के बाद सरकार भी दोबारा से इलेक्शन कराना पड़ता है उसको दोबारा, ताकि लोग जो उसको इलेक्ट करें। अच्छा, कहते हैं एंड कैन वी एक्सरसाइज आवर चॉइस इफ ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी इज कंटेस्टिंग द इलेक्शन। अब मैं हमेशा बोलती हूँ वी हैव फ्री, हमने डेमोक्रेसी में बार बार पढ़ा है, वी हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। हम इस चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं दैट वी हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। अब देखो यहाँ पर फ्री का मतलब बच्चा यही होता है कि हमारे पास चॉइस होनी चाहिए टू चूज अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। एंड फेयर का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको ब्राइब ना करे, थ्रेटन ना करे या कुछ गलत ना करे आपके साथ, आपको वोट दिलाने के लिए कि आप जो है वोट दो, या कुछ तरीके से मिसलीड ना करे इलेक्शंस को, है ना, बूथ कैप्चरिंग ना कराए, कुछ भी ऐसा नहीं कराए, उसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का फेयर इलेक्शंस। तो बोल रहे हैं कि क्या अगर हमारे पास सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी
हुई कि आपको इसी को वोट करना है, तो इलेक्शंस कराने का फायदा ही क्या है। जैसे मान लो चाइना है, चाइना में क्या है, वी हैव जस्ट सिंगल पार्टी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब वो इलेक्शन करा रहे हैं, क्या फायदा उनके इलेक्शन कराने का? एंड देन दे आर सेइंग दैट वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री। हाउ द हेल यू आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री? आपसे आप लोगों को चॉइस ही नहीं दे रहे हो टू चूज अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, तो लोग चूज कैसे कर पाएंगे? इन दैट केस वी शुड हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और इंडिया में तो वो चीज़ है ही भैया। अच्छा, कहते हैं बिकॉज वन ऑफ द, कहते हैं कि अब देखो इन सारे ही क्वेश्चन का आंसर कि क्या गवर्नमेंट हमें दोबारा से क्या गवर्नमेंट बिना हमारी परमिशन के दोबारा राज कर पाएगी, कि क्या अगर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो सही होगा, इन सारे सवालों का जवाब अच्छा क्या है? सारे सवालों का आंसर है बेटा आप लोगों का नो, नो, नहीं, हर बात में नहीं। देखिए वो रील, देखो कहते हैं नो बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट क्या है डेमोक्रेसी का बच्चा? पार्टिसिपेटिंग इन द पीरियोडिक इलेक्शंस ऑफ दोज हु विल मेक डिसीजंस ऑन आवर बिहाफ, यानी कि उनके इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना, हर बार रेगुलरली पीरियोडिकली पार्टिसिपेट करना, जो हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेंगे। ये वाली बात समझ में आ गई। कहते हैं हाउएवर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या है बच्चा? वो अकाउंटेबल हैं हमारे लोगों के लिए, यानी कि जो हमारे चूज करे हुए लोग हैं वो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों के लिए बेटा आप लोगों के अकाउंटेबल है। कहते हैं द राइट टू इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव एंड होल्डिंग देम अकाउंटेबल, ये इंश्योर होता है पीरियोडिक इलेक्शन से ही, यानी कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करना और फिर वो अकाउंटेबल भी रहें, यानी कि हमारे लिए जवाबदेही भी रहे कि अगर हम उनसे कोई सवाल करें एंड दे हैव टू आंसर द क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हमारा जो वोट है उसी के जरिए जो है हम ऐसा कर सकते हैं। मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, उसको आपने आज इलेक्ट कर दिया, अब 5 साल तक वो रही, बट 5 साल के बाद आपको उसको नहीं चाहते हो कि आप दोबारा उनको इलेक्ट करो, तो आप क्या करोगे? आपके पास अपने वोटिंग के थ्रू अधिकार है कि आप इस पॉलिटिकल पार्टी को दोबारा पावर में नहीं लेकर आओगे। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे डेमोक्रेसी के अधिकारों के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत नॉर्मल है, मतलब ये अधिकार हमारे पास होने बहुत ज़रूरी हैं अगर हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अकाउंटेबल भी रहें। सोचो यहाँ पर उन पॉलिटिकल पार्टी के माइंड में ये चीज़ रहेगी, अगर हमने आज काम नहीं करा तो ये 5 साल बाद दोबारा हम लोगों को इलेक्ट नहीं करने वाले। इसलिए हम लोगों को जो हम बोल रहे हैं, जो हम कैंपेन कर रहे हैं, जो हम प्रोमिसेस कर रहे हैं, हमें वो काम करने भी पड़ेंगे। ऑल्दो अभी इस कैंपेन का, अभी इस MCC का, बेसिकली इन प्रोमिसेस का आप बहुत सी बातें आप पढ़ने वाले हो, मैनिफेस्टो वगैरह आप पढ़ेंगे। अच्छा नाउ अब देखो आगे हमारे पास क्या है बच्चा? इलेक्शन के बारे में हल्की सी बात कर रहे हैं। कहते हैं इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी जो उनके पास अपना राइट टू वोट है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपको इंपॉर्टेंस दिखा रखी है बेटा आप लोगों के इलेक्शंस की, जो कि डेमोक्रेसी में होती है। तो उसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स है। पहले कह रहे हैं डेमोक्रेसी में इलेक्शन जरूरी क्यों है? पहला कि हम लोगों को उससे रिप्रेजेंटेशन मिलता है। हम लोग क्या कर पाते हैं, अगर जब हमारी डेमोक्रेसी हम लोगों को पता है तो हम लोग खुद को, अब सोचो देखो अब यहाँ पर ये पॉइंट आता है क्यों। डेमोक्रेसी में आप लोगों ने ये टर्म्स पढ़ी हुई हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैं इलेक्शंस की बात नहीं कर रही हूँ बेटा, मैं फिर बोल रही हूँ, मैं इलेक्शंस नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की ही बात कर रही हूँ। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोगों की पॉपुलेशन इतनी कम है कि हम सब लोग खुद एक साथ बैठकर कोई भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। भाई 25 लोग हैं, 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, एक जगह बैठे और कोई भी डिसीजन ले लिया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहाँ पर जो भी 18+ लोग हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं। पहली बात ये समझ में आई। लेकिन अगर बात करूंगी इनडायरेक्ट इलेक्शन की, अब सोचो हमारी कंट्री इंडिया, अगर हमारी स्टेट भी है दिल्ली, बेसिकली यूटी है, इसमें करोड़ों की आबादी है, हमारे देश में अरबों की जनसंख्या है। क्या ये इतने सारे लोगों के लिए पॉसिबल है? आप सोचो, आपने पढ़ा था, आप लास्ट चैप्टर डेमोक्रेसी में हम लोगों ने पढ़ा था दैट वी हैव 96.8 करोड़ वोटर्स, करीब 100 करोड़ वोटर्स हैं हमारे पास वोट करने के लिए, जो कि 18+ हैं बेसिकली। तो क्या सब लोग एक साथ बैठकर डिसीजंस ले सकते हैं? नहीं ले सकते, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है वो चीज़। दैट्स वाई वी हैव अ फॉर्म विच इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पर क्या होता है कि ये सब जो लोग हैं, ये सब जो लोग हैं, जो पीपल हैं बेसिकली, देखो यहाँ पे हम समझते हैं ये जो पीपल हैं बेसिकली, ये सब मिलकर, और इतने सारे लोग हैं। आपको पता है इंडिया को हम बात करते हैं कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी कि वार्ड्स में, एरियाज में हम बांटते हैं। आगे हम ये पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। तो बहुत सिंपल सी भाषा में क्या हो रहा है कि आपका क्या होता है कि इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे सब लोगों ने मिलकर अपने एरिया से किसी एक इंसान को, किसी एक कैंडिडेट को, जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, जो कि वो लोग चाहते थे, उस इंसान को रिप्रेजेंट कर दिया, उस इंसान को चूज कर दिया बेसिकली, जो कि हम सब लोगों को रिप्रेजेंट करेगा और जाकर बैठेगा पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में।
अब समझे इस बात को कि इसका मतलब क्या हुआ इनडायरेक्ट का, जहाँ पे हम सब लोगों ने मिलकर अपने बिहाफ पर किसी एक इंसान को चूज कर दिया, इलेक्ट कर दिया हमने, और हमने कहा भैया हम जो है तुम जाओ पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, जो कि हर स्टेट की होती है, और वहाँ जाकर हम लोगों को रिप्रेजेंट करो, हमारे इशूज़ हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ जाकर बताओ और उस पर काम करो। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज बच्चा आप लोगों का इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दैट मीन्स हम लोगों को क्या मिला, इससे रिप्रेजेंटेशन मिला। दूसरी बात, हम लोग यहाँ पे इक्वलिटी है, हमारे यहाँ पे इलेक्शंस है, एंड वी हैव द राइट ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, कि सब लोगों के पास ये अधिकार है कि वो वोट कर सकते हैं जो भी 18+ है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। दैट मीन्स वी हैव सम सॉर्ट ऑफ इक्वलिटी। थर्ड यहाँ बच्चा देखो, यहाँ पे आएगा पार्टिसिपेशन। देखो हम सब लोगों ने क्या करा, आइदर डायरेक्टली आइदर इनडायरेक्टली हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्शंस के थ्रू भी। हम लोगों ने खुद किसी इंसान को चूज करा जो कि हमारे बिहाफ पर डिसीजंस लेगा। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या करा है, आप लोगों का, हम लोगों ने पार्टिसिपेट करा है। हम लोगों का बेसिकली क्या हुआ बच्चा, पार्टिसिपेशन हुआ है। फोर्थ यहाँ पे आएगा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, यानी कि अब जब इलेक्शंस हो गए, जो पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी 5 साल तक है, तो कुछ ना कुछ क्या आएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। पोस्ट डिसाइड है, काम डिसाइड है, हमें जस्ट काम करना है आके। नेक्स्ट यहाँ पे लेजिटिमेसी, यानी कि लॉफुल तरीके से, हर तरीके से यहाँ पे लॉ के साथ मिलकर, लॉ के साथ जुटकर काम हो रहा है। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज बच्चा आप लोगों का लेजिटिमेसी। एंड मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, ये जो गवर्नमेंट होती है हमारी, हमसे अकाउंटेबल होती है, इसको जवाब देना होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी हम लोगों के पास है सोनम वांगचुक सर का। वहाँ पे हमने देखा था, अगर उन्होंने कोई सवाल पूछा है, द गवर्नमेंट हैव टू आंसर। दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी, द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, उनको जवाब देना होगा। ये वाली बात समझ में आ गई बच्चा। अच्छा अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं। एक वर्ड यहाँ पे बोल रहे हैं, क्या आप लोगों ने वर्ड सुना है, सेफोलॉजी? सुना है बेटा? द वर्ड इज कॉल्ड सेफोलॉजी। सेफोलॉजी का बेसिकली मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ इलेक्शंस। या आप लोगों से एमसीक्यू वगैरह पूछ सकते हैं। ऑल्दो हम लोग इस वाली वीडियो के बाद हम लोग आपके सारे ही चैप्टर्स के नोट्स, सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग सब कुछ लेकर आने वाले हैं, बट अभी हम लोग ये वाला जो पॉइंट उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं बच्चा आप लोगों का सेफोलॉजी का मतलब क्या हुआ बेटा, स्टडी ऑफ इलेक्शंस। क्लियर है? अच्छा अब देखो बेटा मेन पॉइंट पे आएंगे हमारे, विच इज इंडिया की इलेक्शन मशीनरी। यानी कि हम बात करेंगे आखिर इंडिया में इलेक्शंस हो कैसे रहे, आखिर इंडिया में काम चल कैसे रहा है, उन सारी चीज़ों को हम लोग बच्चा आप लोग का डिस्कस करेंगे। देखो क्या बोलते हैं यहाँ पर, कहते हैं फॉर डेमोक्रेसी टू बी रियलाइज्ड, यानी कि डेमोक्रेसी होने के लिए, डेमोक्रेसी मानने के लिए एक्चुअल में ज़रूरी है कि हमारी कंट्री में जो है क्या होने चाहिए, इलेक्शंस फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से होने चाहिए। यानी कि इलेक्शन जो है वो फ्री हो। यानी कि मैंने क्या बोला, ऐसा नहीं कि इलेक्शन के लिए फ्री कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसे देकर इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। भाई पैसे देकर तो इलेक्शंस वैसे भी नहीं हो रहे, बट यहाँ पर फ्री का मतलब मैंने क्या बताया था, दैट वी शुड हैव द चॉइस। हमारे पास क्या होनी चाहिए बच्चा, चॉइस होनी चाहिए। फेयर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस जो है वो नहीं होनी चाहिए। एंड ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ कि बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से सब कुछ जो है पब्लिक के सामने होना चाहिए। इस तरीके से इलेक्शन बच्चा आप लोगों के होने चाहिए। तो वही यहाँ पर कहते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस इन अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री, हमारी जैसी इतनी बड़ी कंट्री में जहाँ पे मिलियंस ऑफ लोग हैं हमारे, हमको पता है 100 करोड़ वोटर्स, जहाँ पे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी कि इतने सारे एरियाज में, हमें बहुत ज़रूरत है ऐसी कंट्री में एक बहुत अच्छे लॉज की, बहुत अच्छे वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम की हमें बहुत ज़रूरत है। वो भी कहाँ पे, नॉट जस्ट नेशनल लेवल पे, बट नेशनल, स्टेट और हमारे लोकल लेवल पे, तीनों ही लेवल्स पे हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पर क्या हो बच्चा, हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सब एक बहुत अच्छा सिस्टम हमारे यहाँ पर होना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो कहते हैं और एक ऐसी मशीनरी भी होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो कि इन सबको मैनेज कर सके। तो वो सब चीज़ें हमारी जैसी वास्ट कंट्री में होनी बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं यहीं पर आता है वो सिस्टम विच इज़ कॉल्ड द इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्शन का वो सिस्टम जहाँ पे बहुत, और प्लस यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि मान लो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये मेरा इंडिया, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हमारे यहाँ पर वो मेन बॉडी है जो कि हमारी कंट्री में बच्चा आप लोग के इलेक्शंस कंडक्ट करा रही है। तो बोलते हैं इसके अलावा क्या है बच्चा, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत हमें सिविल सोसाइटी, जैसे कि मान लो हमारे एनजीओ वगैरह हो गए, और मीडिया और वोटर्स, सारे अपने अपने रोल्स निभाने के लिए आ जाते हैं इन द प्ले, इन द ग्राउंड। बेसिकली कहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और बहुत सारे पार्लियामेंट के जो लॉज हैं उन सब में दिखा रखे हैं हमें कुछ फंक्शंस। फंक्शंस किसके,
मोस्ट इंपॉर्टेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस। उससे पहले देखो आप लोगों को पिक्चर्स दिख रही हैं, इसमें क्या दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर सब लोग जो है वोट डाल कर आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर ये देखो आपको दिख रही है, ये आपकी बच्चा क्या है, ईवीएम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ देखो क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का आपको यहाँ पर ये जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं, यहाँ उनके कैंडिडेट्स के नाम दिख रहे हैं, आखिर खड़ा कौन है उनकी पॉलिटिकल पार्टी से, एंड ये सबके आगे बटन दिख रहे हैं। आपको जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट करना है जाओ और बटन दबा कर आ जाओ। ठीक है जी, ये हुआ। अच्छा, इसके बाद अभी आगे पढ़ेंगे वैसे हम वीवीपैट स्लिप के बारे में, ये क्या होता है उसको भी आगे बताऊंगी मैं आप लोगों को। अभी आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे देखो, इलेक्शंस आर कंसिडर्ड एज द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोगों से पूछ सकते हैं एमसीक्यू, बहुत प्यारी चीज़ है ये, बहुत नई चीज़ है ये आप लोगों के सामने कि डेमोक्रेसी का फेस्टिवल हम किसे कहते हैं, इलेक्शंस को कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चा, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आप लोगों के द इलेक्टोरल सिस्टम की। आखिर हमारे यहाँ का इलेक्शन सिस्टम कैसा है, हमारे यहाँ इलेक्शंस कैसे होते हैं, किस सिस्टम से होते हैं, कौन कौन से और सिस्टम्स हैं हमारे पास, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ बात करेंगे आपके इलेक्शन के सिस्टम्स की। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट देखो, पहली बात आप लोगों से कही जाती है, यहाँ पे कहते हैं द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सक्सेसफुली कंडक्टिंग इलेक्शंस इज डिसाइडिंग द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द वोट्स कास्ट इनटू द सीट्स ऑफ लेजिस्लेचर। मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल वाली बात इन लोगों ने बहुत एक लाइन में कह दी है। इन्होंने यहाँ पर कहा कि पहला जो स्टेप होता है यहाँ पे इलेक्शंस को सही तरीके से कराने का, वो ये होता है कि जितने भी यहाँ पर वोट्स कास्ट हुए हैं उसको यहाँ पर लेजिस्लेचर की सीट्स में कन्वर्ट कैसे करना है। मतलब बहुत डिटेल लाइन उन लोगों ने एक लाइन में कह दी। अब इसको समझाऊंगी आपको बहुत अच्छे से। तो कहते हैं कि जो वोट्स यहाँ पर कास्ट हुए हैं, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स यहाँ पे कास्ट हुए हैं, नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे कास्ट हुए हैं, इसको सीट्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ये बहुत मेन बात होती है। कहते हैं यहीं पर हमारे इलेक्टोरल सिस्टम निकल कर आता है कि वो किस तरीके से सीट्स को एलोकेट करता है, वो अलग सिस्टम से। आप अभी 3 जो सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, एक आप लोग पढ़ोगे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एक बच्चा आप लोग पढ़ोगे मेजॉरिटी सिस्टम, एंड एक आप लोग पढ़ोगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। कहते हैं तीनों ही सिस्टम्स में अलग बातें क्या हैं कि जो नंबर ऑफ वोट्स है, जो परसेंटेज ऑफ वोट्स यहाँ पर कास्ट हैं, उसको वो सीट्स में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, ये इन तीनों ही सिस्टम में अलग वाली बात है। डिफ्रेंशिएट करने वाली बात जो है मेन यही आती है। कहते हैं हमारे जो फ्रेमर्स थे संविधान के, मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे संविधान के फ्रेमर्स बहुत अच्छे थे। उन लोगों ने बहुत प्यारे तरीके से, बहुत इंटेलिजेंसी के साथ, मैं कहूँगी बहुत बढ़िया वो लोग थे बेसिकली, मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, जो उन लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम अपने देश के लिए सोचा। उन्होंने कहा भैया हम लोग चूज करेंगे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, FPTP। क्या मतलब है इसका? अब इसको समझो, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, उसको हम लोग समझेंगे। कहते हैं वे इलेक्ट मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। अब देखो पहले आप लोगों को समझाऊंगी कि आखिर इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता क्या है, ताकि आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को बहुत अच्छे से बेसिकली आप लोग समझ सको। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, बहुत प्यार से हम लोग आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग समझेंगे। हमारा देखो पॉइंट क्या है, FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट। अब देखो आप लोगों को पहले मैं हल्का सा एक आइडिया दूंगी इलेक्शन के सिस्टम का, ताकि आप लोग उसको समझ पाओ। ऑल्दो आगे हम लोग उसको बहुत डिटेल में कवर अप करने वाले हैं, बट हल्का वो जो आप लोगों को आइडिया दूंगी। देखो समझो, हमारे देश में जब भी MP के इलेक्शंस होंगे, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे, मैंने पहले ही बोला इसमें 2 हाउस थे, एक था लोकसभा, एक था आप लोग का राज्यसभा। इसका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट हो रहा है, यानी कि हम लोग नहीं कर रहे, समझा चुकी हूँ पहले, इसका MLA करते हैं इलेक्शंस। लेकिन जो लोकसभा है इसका इलेक्शन जो है कैसा हो रहा है बच्चा, वो डायरेक्ट इलेक्शन इसका हो रहा है। अब जब भी लोकसभा के इलेक्शंस होंगे, हमारे देश को लोकसभा में सीट्स बचा, मैंने कितनी बताई आप लोगों को, लोकसभा के अंदर सीट्स है 543 सीट्स है, यानी कि हर एक सीट पे एक मेंबर आएगा। सिंपल सी बात है। इसके लिए जब भी इलेक्शंस होते हैं हमारे देश को हम 543 एरियाज में डिवाइड करते हैं। आप सोचो, हम अपने देश को 543 एरियाज में डिवाइड करते हैं, और इन्हीं एरियाज को हम एक वर्ड बोलते हैं विच इज कॉल्ड एज, बेटा आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम इसको एक नाम देते हैं अपने एरियाज को। इस तरीके से क्या होगा, मान लो मैंने ये एक उठाई कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ से हमारे पास, आपको याद रखना, हमारे पास 6 नेशनल पार्टीज है जो कि नेशनल लेवल पे इलेक्शंस लड़ती हैं। क्या होगा, ये हर पॉलिटिकल पार्टी, BJP, BSP, NPP, आप,
CPI-M और कौन सी बची हमारी INC। ये 6 के 6 पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक एक कैंडिडेट जो है यहाँ सर खड़ा करेंगे। हमारे पास हर एक इंसान के पास कम से कम 6 चॉइस होंगे, उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। तो ये 6 चॉइस तो जो है आपके आराम से होंगे, जो EVM में लिखी होंगी। अब क्या होगा, जिस भी पर्सन को, जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगे, मान लो 45% लोगों ने हमारे बीजेपी के कैंडिडेट को चूज करा। देखो मैंने क्या बोला, मान लो 45% लोग हैं, कितना बोल रही हूँ मैं आप लोगों का, बोला मैंने 45% लोगों ने बीजेपी के कैंडिडेट को चूज करा। मान लो आपके कैंडिडेट को 30% लोगों ने चूज करा, अब कितना बचा हमारे पास, 25% बचा। मान लो 10% जो है इसको करा और 5% लोगों ने इसको चूज करा, ऐसे करा। आप सोचो सरकार किसकी बनेगी? आपको क्या मैम 50% वोट तो किसी के पास भी नहीं है, ये तो गलत बात है, ऐसे कैसे बन जाएगी सरकार? नहीं। अब जिसको यहाँ पे मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं, मेजॉरिटी वोट्स परसेंटेज जिसको सबसे ज्यादा मिले हैं, नो मैटर कि वो 50% भी है या नहीं है, मैटर नहीं करता, बट जिसको सबसे मैक्सिमम वोट्स मिले हैं उस पार्टी की बन जाएगी आप लोगों की सरकार। क्या बन जाएगी सर? ये एक, यानी कि यहाँ से ये वाला पर्सन जो है वो इलेक्ट हो जाएगा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट यहाँ पे किसका हो गया बच्चा? बीजेपी का हो गया, इस तरीके से बनेगा। दूसरा कैंडिडेट किसका बनेगा? बीजेपी का। इस तरीके से जहां पर जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैक्सिमम वोट्स मिलेंगे वो पॉलिटिकल पार्टी वहां से अपना एक कैंडिडेट जीती जाएगी। दैट मीन्स उस वाली, आप देखो इस वाली, यानी कि ये जो एरिया होगा वो इस बीजेपी का हो जाएगा, ये जो एरिया होगा ये एक और बीजेपी का हो जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, सारे एरियाज जो है बीजेपी के हो रहे हैं, यानी कि वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी का कैंडिडेट जो है वो राज करेगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये एक सीट के बराबर है। दैट मीन्स बीजेपी जो है एक सीट पर बैठेगा, फिर बीजेपी यहाँ से भी जीतेगा तो बीजेपी का वो कैंडिडेट जो दूसरा होगा वो यहाँ से भी जो है एक और सीट पे जो है कौन बैठेगा, वो बीजेपी के कैंडिडेट ही बैठेगा। इस तरीके से करते करते यहाँ पर जहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट को वोट्स मिलेंगे सबसे ज़्यादा, जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो वहीं आकर बैठ जाएगा। ये बात समझ में आई? अब देखो, अगर बात करूंगी मैं सरकार फॉर्म करने, आखिर गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है उसकी हल्की बात करूंगी। तो गवर्नमेंट की अगर यहाँ पे बात करूँ बच्चा आप लोगों के लिए, मैं उसमें आपको एक सिंपल सी बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी। हमारे यहाँ पे सीट्स कितनी है? 543। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को, समझ के चलना, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को दिस वन, ठीक है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को इसका 50% +1 सीट्स मिल जाती है, यानी कि आप डिवाइड करो उसको 543 को बाय 2 और +1, करीब करीब 272 प्लस सीट्स, यानी कि ऐसे वाले एरियाज में से 272 प्लस एरिया से जो भी पॉलिटिकल पार्टी वो जीत जाएगी, वो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेगी हमारी सरकार। तो गवर्नमेंट तो वही फॉर्म करेगी, बट जो सिस्टम है यहाँ पर ये सीट्स का है कि एक सीट किसे मिलेगी, तो एक सीट किसको मिलेगी? जिसके पास मेजॉरिटी वोट्स होंगे। बेसिकली आप लोगों को मैंने प्रॉपर आप लोगों का इलेक्शन का प्रोसेस समझा दिया है, वैसे जो मैं बाद में समझाने वाली थी, बट बिकॉज ये टॉपिक ऐसा था कि मुझे लगा कि आप लोगों को आना चाहिए। अब समझो, अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो यहाँ पर लोकसभा के मेंबर्स हैं, विधानसभा के जो मेंबर्स, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली, इनके जो मेंबर्स हैं हम उनका चुनाव कैसे करते हैं बच्चा? FPTP से करते हैं, यानी कि जिसको भी मैक्सिमम वोट्स मिले हैं उस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इन कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो जिसको मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं वो जो होगा उसकी एक सीट बन गई। एंड इस तरीके से करते करते विचएवर पॉलिटिकल पार्टी गेन्स 272 प्लस सीट्स, उसकी जो है क्या फॉर्म होगी बच्चा? उसकी गवर्नमेंट ही फॉर्म हो जाएगी। ये जो आप लोगों का प्रोसेस चलता है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं राज्यसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के, विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो मात्र 6 स्टेट्स में है, और वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके इलेक्शन जो है कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। इस सिस्टम को आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। समझ में आ गई ये वाली बात? अब देखो आगे आप लोगों से कह रहे हैं विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल आर डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडीज। पहले ही बता चुकी हूँ। देखो अब यहाँ पे विधानसभा का मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या बोल रही हूँ मैं? लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई आप लोग प्लीज याद रखना कि ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बेसिकली ये हर एक स्टेट की होती है। तो अगर हमारे पास 28 स्टेट्स है तो 28 स्टेट्स की है, एंड हमारे पास क्या है बच्चा? 8 यूनियन टेरिटरीज है।
दिल्ली, पुडुचेरी है ना, बहुत सारे हमारे पास अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, ये सब हमारे पास ऐसे करके 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें से मात्र जो 2 हैं, एक दिल्ली और एक पुडुचेरी, इन दोनों की जो है खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है। और जो भी इनके मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए। जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, उन्हें हमने क्या कहा बच्चा आप लोगों का, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी। इन्हें हम लोग बोल रहे हैं एमएलए, यानी कि जो स्टेट के होते हैं, वो यूनियन लेवल के, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो इनकी कम है, बिकॉज स्टेट के लेवल पे आ रहे हैं। तो बोलते हैं ये भी और यूनियन टेरिटरीज वाले भी, ये क्या होते हैं, डायरेक्टली बॉडीज हैं जो कि अपने स्टेट के लिए लॉज बनाते हैं। अगर हम इनका इलेक्शंस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है, ये भी कैसे हो रहा है, एफपीटीपी के थ्रू हो रहा है, बता चुकी हूँ पहले। लेजिस्लेटिव काउंसिल के और लोकसभा के इलेक्शन जो है कैसे हो रहे हैं, एफपीटीपी के तहत ही हो रहे हैं। कहते हैं 6 स्टेट्स, आप इनके नाम याद रख सकते हो। एमसीक्यू में आपको 3 सही और 1 गलत देकर आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है इनमें से। ठीक है, तो बोलते हैं कौन कौन से स्टेट, आप देखो, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है एंड हमारा यूपी है। इसके लिए आप बच्चों की छोटी सी आपको ट्रिक बताती हूँ, यहाँ पे देखना, जम्मू में आम बी का ऊ थी, इसमें जम्मू हटा दो बिकॉज ये अब हट चुका है, पहले इसके पास भी काउंसिल थी, अब जो है सिर्फ ये है। देखो एम से क्या हुआ आपका महाराष्ट्र, ए से हुआ आप लोग का आंध्र प्रदेश, बी से हुआ बिहार, के से हुआ कर्नाटक, यू से हुआ यूपी एंड हमारा टी से हुआ तेलंगाना। जम्मू में आम बिकाऊ थे, ये हमारे जो इसकी शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, जिससे आप लोग याद रख सकते हो। अब देखो याद रखो बेटा, हमारे पास क्या होता है, बेसिकली 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसका नाम होता है बेटा आप लोगों का बाई कैमरल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक होता है बेटा हमारे पास हमारा यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। देखो बाई कैमरल का मतलब बेसिकली क्या होता है, ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे हमारे पास 2 हाउसेज हो। क्या हो बेटा, हमारे पास 2 हाउसेज हो, एक आपका अपर हाउस मान लो, एक हुआ लोअर हाउस। मतलब हाउस जो है जिस भी कंट्री में हम कह रहे हैं कि उस कंट्री में बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है बेटा, बाई कैमरल। देखो कहाँ था, ये रहा, बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर कंट्री में अच्छा क्या है, हमारे 2 हाउसेज होंगे। जैसे मान लो हमारा इंडिया है, हमारे पास 2 हाउस है, राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा राज्यसभा, हमारे पास 2 हाउस है। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है, बाई कैमरल स्ट्रक्चर है। लेकिन मान लो जो बाकी सारी स्टेट्स है, इन 6 स्टेट्स के अलावा कितनी स्टेट बची, 26 माइनस 28 माइनस 6, दैट मीन्स 22 जो स्टेट्स हैं। एंड हमारी जो 2 ये यूनियन टेरिटरीज हैं, इन सबके पास क्या है, मात्र एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। इन लोगों के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। देखो ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों हैं, लेकिन जो बाकी सारी स्टेट्स हैं और जो दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके पास सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है, तो ये जो स्टेट हुई सिर्फ एक हाउस है इनके पास, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। देखो ये कहाँ है, कहीं ना कहीं ये भी लिखा होगा, इसे हम लोग बोलते हैं बेटा आप लोगों का यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। नहीं लिखा तो बता रही हूँ यहाँ पर, यह आपका हुआ आपका बाईकैमरल एंड यहाँ पे इसका नाम क्या पड़ेगा बेटा, यूनिकैमरल स्ट्रक्चर। समझ में आ गई ये वाली बात। तो देखो यहाँ पर वही बातें बोली गई हैं। अपर हाउस है आपका विधान परिषद, आपके मतलब इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे मैंने बोल रही हूँ ये रहा, एंड लोअर हाउस होता है लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये वाली बात यहाँ पर हुई थी। अच्छा, अब देखो यह आप लोगों को बेसिकली दिखा रखा है कि आखिर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, ये 6 स्टेट्स, इनके पास है काउंसिल। इनके जो मेंबर्स होते हैं आखिर उनका इलेक्शन होता कैसे, उनको चूज कैसे कर रहे हैं। देखो बहुत ही पहली बात तो उसे बताऊं तो ये बॉडी ही बहुत बकवास है, बहुत बेफालतू की पैसा बर्बाद करने वाली बॉडी है ये। तभी आप देख रहे हो मात्र 6 स्टेट्स ने इसको फॉलो कर रखा है। राज्यसभा के पास ये अधिकार होता है कि वो इसमें कुछ स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर जिसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 6 स्टेट्स हैं हमारे पास, बस बहुत ही फालतू की बॉडी है, मतलब कोई काम नहीं होता इनके पास। बेसिकली इनके पास कोई अधिकार ही नहीं है। आप ऐसा समझो कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने कहा कि ये काम मुझे करना है, तो इन लोगों के पास इतना अधिकार नहीं है, कुछ राइट्स नहीं है कि वो लोग उसको मना कर सकें। वो लोग सिर्फ असेंबली के काम को डिले कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं, बट मना नहीं कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ मैं कह रही हूँ कि बहुत फालतू की बॉडी है, पता है, ये पैसा बर्बाद कर रहे हैं लोग हमारे एक तरीके से। अब यहाँ पे देखो इनका इलेक्शन भी कैसे होता है। अब देखो यूजुअली क्या होता है इलेक्शन होने में, जो मेंबर्स होते हैं या तो वो हम लोग होंगे मेंबर्स या MP MLA होंगे, इतना ही मेंबर्स होंगे जो वोटर्स होंगे, बेसिकली जो वोट कर रहे होंगे। यहाँ पर देखो पता है वोटर्स में कितने प्रकार के हैं। कुछ तो यहाँ पर होंगे विधानसभा के मेंबर्स यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, कुछ यहाँ पे होंगे लोकल बॉडीज के मेंबर्स यानी कि पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर्स, कुछ यहाँ पर होंगे ग्रेजुएट्स, टीचर्स,
ये भी यहाँ पर चूज कर रहे हैं। कुछ यहाँ जो परिषद के, कुछ यहाँ पर होंगे जो गवर्नर जो नॉमिनेट करेंगे कुछ लोगों को जिन्होंने अच्छा काम करा है आर्ट के, साइंस के या सोशल सर्विस के फील्ड में, उन लोगों को यहाँ पे इलेक्ट भी करेंगे। इतने अलग अलग प्रकार के, इवन यहाँ पे कोऑपरेटिव वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये सारे ही जो है मेंबर्स यहाँ पर होते हैं, सारे जो वोटर्स होते हैं, ये सब कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं। तो मतलब कितनी ही फालतू की बॉडी है, ऐसा आप समझ सकते हो इस चीज से। कहते हैं इसका इलेक्शन जो है कैसे होता है बता दिया मैंने ऑलरेडी ऊपर, पीआर के थ्रू होता है। समझ में आ गई बच्चा ये वाली बात? अच्छा अब देखो बेटा, हम लोग आगे वाले पॉइंट पे मूव करेंगे विच विल बी हमारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम। समझ में आ गया? एक सेकेंड, ठीक है। अच्छा अब देखो हमारे पास कौन कौन सा सिस्टम है बेसिकली। देखो फर्स्ट हमारे पास है बच्चा, आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं अलग अलग यहाँ पे तीनों ही सिस्टम्स के बारे में, एंड यहाँ आप लोगों को समझाने के इनके कुछ फीचर्स दिखा रखे हैं। या आपको कुछ नाम ऑफ द कंट्री दिखा रखा है, जस्ट इमेजिनरी कंट्री है ही, क्योंकि आपको पता है ऐसी कंट्री कोई है ही नहीं। हरित भूमि है, रत्नद्वीप है, स्वर्णलोक है, स्वर्णलोक, रत्नद्वीप, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे जो है नाम लिखे हैं। हरित भूमि यानी कि बहुत हरी भरी भूमि, क्या पॉसिबल है इस टाइम ऐसा? हरी भरी भूमि पॉसिबल है, रत्नों का द्वीप पॉसिबल है, स्वर्णलोक ऐसा भी कोई कंट्री हो सकती है भला? ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ इमेजिनरी एग्जांपल्स के थ्रू आपको जस्ट कुछ चीज़ों को समझा रखा है। आपको यहाँ पे तीनों ही जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में बता रखा है। देखो ऑल्दो आप लोग एफपीटीपी को समझ चुके हो, समझो यहाँ बोलते हो सब में यहाँ पर क्या करा गया है, एफपीटीपी में मान लो जो भी यहाँ पर कंट्री है उसके अंदर 25 सीट्स है, मान लो जो लेजिस्लेचर है उसके अंदर 25 सीट है। जैसे हमारे इंडिया में क्या था 543 सीट्स थी, ऐसा मान लो यहाँ पर कितनी सीट्स है बच्चा आप लोगों की? 25 सीट्स है, 25 सीट्स। यहाँ पर भी क्या है, इस कंट्री में भी 25 सीट्स है, बट यहाँ पर आप लोगों की बच्चा क्या है, मान लो 100 सीट्स है। इलेक्शन जो है इन पर होने हैं। अच्छा ठीक है, अब देखो इलेक्शन होने के लिए बेसिकली आप लोगों के पास क्या है, हमारे पास पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे दिखा रखी है। क्या दिखा रखी है बच्चा? हम लोग यहाँ पे दिखा रखी है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। अब वो देखो कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पर जिक्र हमारे लिए करा गया, उसको हम समझेंगे। देखो यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे 3 पार्टीज हैं ए बी सी, यहाँ पे 3 पार्टीज हैं एक्स वाई जी, एंड यहाँ पे 4 पार्टी है बेसिकली, क्योंकि 100 सीट्स है तो हमने पार्टी बढ़ा दी MNOP ठीक है। ओके अब तो क्या कहते हैं आखिर वोटिंग यहाँ पे काम कैसे करती है, आपको ये समझा चुकी हूँ मैं ऑलरेडी कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हर एक कंट्री को हम लोग कुछ एरियाज में, जैसे हम लोगों ने नाम दिया था कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसमें हम लोग डिवाइड करते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपना एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना एक एक कैंडिडेट खड़ा करेंगी, एंड जिस कैंडिडेट को उस एरिया का सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उस एरिया में, वो जो पर्सन होगा, जो कैंडिडेट होगा, वो उस वाले एरिया से जीत जाएगा। ये हमने पढ़ा था। और वो वोट्स हमने कितने कहा था, हमने एफपीटीपी में कहा था अगर उस इंसान को मैक्सिमम वोट्स मिलने चाहिए, बस 50% भी ना मिले, 40% वोट्स मिले, 45% मिले, 35% मिले, बट सबसे ज्यादा मिले, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को इतने वोट नहीं मिलने चाहिए। इन दैट केस क्या होगा, ये जो पॉलिटिकल पार्टी होगी वो उस पर्टिकुलर एरिया से जीत जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिखा रखा था, आपको देखो यहाँ पे एग्जांपल दिखा रखे हैं। मान लो जो पार्टी ए है उसको मिले हैं 40% वोट्स, पार्टी बी है यहाँ पे उसको मिले 35% वोट्स, एंड पार्टी सी को मिले 25% वोट्स। देखो इस वाली पॉलिटिकल पार्टी को आप देखोगे 40% वोट मिले, यानी कि बाकी दोनों पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा वोट किसको मिले, इस पॉलिटिकल पार्टी को मिले। दैट मीन्स क्या होगा, ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से, इस पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंडिडेट होगा जहाँ उसको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, वो कैंडिडेट यहाँ से जीत जाएगा। तो यहाँ से उसको मिल जाएगी बच्चा आप लोगों की एक सीट। ये वाली बात समझ में आ गई। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बोलते हैं यहाँ पर हर एक वोटर जो है वोट करेंगे अपने एरिया में जाकर, वो कैंडिडेट जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे, वो जो पर्सन होगा वो जीत जाएगा उस पर्टिकुलर एरिया से, चाहे वो वोट्स 50% से भी कम वोट्स क्यों ना हो। अगर आप इसका मैथ्स अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो देखो मात्र 40% लोगों ने इसको वोट करा है। दैट मीन्स अभी भी 100% माइनस 40%, दैट मीन्स 60% लोग ऐसे हैं अभी भी जो इस पॉलिटिकल पार्टी को नहीं चाहते हैं कि आए, बट क्योंकि यहाँ पे बाकियों से ज्यादा वोट मिले इसको, तो ये जो इंसान होगा वो इस पर्टिकुलर एरिया से वो जीत जाएगा। कहते हैं पार्टी ए विल फॉर्म द गवर्नमेंट। हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट? पार्टी ए विल फॉर्म द गवर्नमेंट। इस वाले देखो केस में, इस वाले केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 चीजें होंगी। अब इस मेजोरिटी, इसका मतलब इसका नाम क्या था, मेजोरिटी सिस्टम इसका नाम है। अब मेजोरिटी सिस्टम में खास बात यहाँ पे क्या है, मान लो ये वाला केस है, ये वाला केस सिंपल है। अब अगर किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को उस पर्टिकुलर एरिया से 50% वोट भी नहीं मिले तो वो काउंट ही नहीं होंगे। अब यहाँ पे मान लो ये सिस्टम ये वाला है, पार्टी एस को मिले 45% वोट, सेम देखो ये वाले हैं, ये वाला
बट पार्टी बी को मिल रहे हैं 40%, वाई को एंड जी को मिल रहे हैं 15%। अब इस केस में अगर एफपीटीपी होता तो आप कहते मैम ये जीत जाएंगे, पार्टी एक्स जीत गई, बात खत्म हो गई। लेकिन मेजोरिटी में ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत नेसेसरी है कि हमें 50% वोट तो भैया चाहिए ही चाहिए। अगर एक कैंडिडेट को उस एक एरिया से 50% लोग भी वोट नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स आप नहीं बनोगे उस एरिया के कैंडिडेट। तो क्या होगा इन दैट केस? देखो अब क्या होगा, इस केस में दोबारा इलेक्शंस होंगे। अब दोबारा इलेक्शन में देखो क्या होगा, इस वाली पार्टी को, जी पार्टी को यहाँ से हटा दिया जाएगा और अब दोबारा से अगेन जो इलेक्शंस होंगे वो इन दो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में होंगे। अब यहाँ पर जो इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, जिस पॉलिटिकल पार्टी को 50% वोट्स मिल जाएंगे, वो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ से जीत जाएगी। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जीतने के लिए एक कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर एरिया से 50% वोट से ज़्यादा कम से कम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो जो दो कैंडिडेट्स ऊपर के हैं, जिसके पास ज़्यादा वोट्स हैं, वो दोबारा से कम्पीट करेंगे सेकेंड राउंड में। एंड दैट्स हाउ, देखो मैंने क्या बोला था, नो वन विल गेट 50%, किसी को नहीं मिले राउंड 1 में, तो राउंड 2 में बोलते हैं पार्टी वाई को मिल गए मान लो 55% वोट्स। अब ये जो पार्टी वाई है वो यहाँ से जीत जाएगी। इसको मिले 55% वोट्स, यानी कि इसको मिले होंगे हमारे 45% वोट्स। तो ये जो पार्टी होगी, पार्टी वाई यहाँ से जीत गई एंड दे विल फॉर्म द गवर्नमेंट। सिंपल सी बात है। अब देखो मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम बच्चा आप लोगों के आगे आने वाला है, विच इज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, बेसिकली क्या है ये सिस्टम, क्या मतलब है इसका, इसको हम लोग समझते हैं। हल्का सा बोलते हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ। वोटर्स यहाँ पे पता है, पहली बात तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं। वोटर्स वोट फॉर अ पार्टी के लिए वोट करते हैं, ना कि किसी पर्सन के लिए। अब देखो क्या था, आप लोगों ने ईवीएम में एक चीज नोटिस करी थी, मैंने आप लोगों को दिखाया था। ईवीएम में क्या था, यहाँ पे उसके सिंबल थे पॉलिटिकल पार्टी के और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम था। क्या था बच्चा, कैंडिडेट का यहाँ पर नेम था और यहाँ पे डब्बा बटन था, मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या था, बटन था। जिसको चूज करना आप उसको चूज कर लो। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर पार्टी, किसी जो वोटर्स हैं वो पार्टी के लिए वोट करते, ना कि किसी पर्सन के लिए। पहली बात ये हुई। दूसरी बात कहते हैं यहाँ पर, इसमें मान लो कितनी सीट्स थी, 100 सीट्स थी इसके अंदर। हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल लिया था। बोलते हैं इस केस में क्या होगा, जो सीट्स यहाँ पर पार्लियामेंट में उसको अलॉट करेंगे हम इन प्रोपोर्शनल टू द टोटल वोट्स रिसीव बाय ईच पार्टी। अब देखो समझो, ये 4 पार्टी थी, 100 सीट्स हैं हमारे पास और 100% जो टोटल वोट्स होते हैं, ऐसे होते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो, पार्टी एम को मिले 40%, इसको 35, इसको 15, इसको 10। अब देखो क्या होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ही है कि जो आपका प्रोपोर्शन है आपको उसके अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंट करा जाएगा पार्लियामेंट में। अगर आपको 10% वोट्स भी मिले हैं, आप समझो अगर आपको लोगों ने मिलाकर 10% वोट्स भी दिए, दैट मीन्स इस 100 सीट्स का 10% कितना हो जाएगा, 10 सीट्स। तो आपको इस 10% की भी 10 सीट्स आपको दी जाएंगी। इसका मतलब होता है यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगर इस पार्टी एम को 40% सीट्स मिली है तो 40% ऑफ 100 सीट्स कितना होगा, 40 सीट्स। इसको देखो कितनी मिलेंगी, 40 सीट्स। एन को मिलेंगी 35 सीट्स, ओ को मिलेंगी 15 सीट्स एंड पी को मिलेंगी यहाँ पे 10 सीट्स। तो बोलते हैं यहाँ पे जो पावर है उसको प्रोपोर्शनली जो है हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं। ये वाली बात समझ में आ गई बच्चा। अच्छा, अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारी। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली क्या दिखा रखा है, ये आप लोगों को सिस्टम समझा रखा है बेसिकली पीआर का। किसका सिस्टम है ये, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, जो आप लोगों को बच्चा ये सिस्टम सा हल्का सा समझा रखा है। अब देखो उसमें क्या चीज़ें आप लोगों के आगे आ रखी हैं, क्या बेसिकली आप लोगों को समझा रखा है, जस्ट अ मिनट, उसकी जरा हम लोग बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या चीज़ें, पहली बात यहाँ पर क्या बोली गई है, यहाँ पर फर्स्ट चीज़ यहाँ पर बोली गई है कोटा के बारे में। देखो यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो मान लो जितने भी वोट्स यहाँ पर वैलिड हैं, यानी कि जितने यहाँ पे वोट्स हैं बेसिकली, अच्छा कितने लोग यहाँ पर वोट कर रहे हैं बेसिकली, उसके यहाँ पर बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको समझा रखा है पीआर का सिस्टम। अब देखो इस पीआर के सिस्टम में वोटिंग किस किस के लिए हो रही थी, ये पीआर के सिस्टम में कौन कौन आता है, राज्यसभा के मेंबर्स, हमारे प्रेसिडेंट जी, अभी हमारी ये प्रेसिडेंट जी, ठीक है, और हमारे वाइस प्रेसिडेंट, ये इन तीनों के इलेक्शंस होते हैं। अब देखो बोलते हैं आखिर टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, यानी कि कितने लोग हैं जो वोट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे मान लो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंट जी का। अब जो हमारे प्रेसिडेंट जी होते हैं वो हमारी एक ही पोस्ट है, ऑब्वियसली बात है, पोस्ट कितनी है बच्चा, एक ही पोस्ट है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कौन करता है आपको बताऊं अगर मैं, तो जो भी हमारे इलेक्टेड एमपी होते हैं दोनों हाउसेस के एमपीज, और जो हमारे इलेक्टेड एमएलएज होते हैं सारे ही स्टेट्स के और यूटीज के मिलाकर, ये सब लोग मिलकर इलेक्ट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट जी को।
आप मान के चलो इलेक्टेड, देखो इलेक्टेड एमपी कितने होते हैं हमारे, 543 हुए लोकसभा के और हमारे करीब करीब 233 हुए राज्यसभा के एमपीज जो कि इलेक्टेड हैं, बिकॉज जो रिमेनिंग 12 थे वो नॉमिनेटेड थे। एमएलएज आप देखोगे हमारे करीब करीब कितने बनते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मिला के, मान लो 1000 बन गए, 1500 बन गए, 1800 कुछ भी बन गए। एक सिंपल एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे लेती हूँ आप लोगों के, 1500 मेंबर्स हमारे बन जाते हैं सारे स्टेट्स के एमएलएज को मिलाते हैं। बहुत कम लिखा है वैसे मैंने ये, बट मान लो इतना बन जाते हैं। अब इन सबको हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ऐड करेंगे, ये हम यहाँ पे लिखेंगे इनका एडिशन, फिर बोलेंगे सीट कितनी फिल होनी है, एक सीट फिल होनी है, प्रेसिडेंट की सिर्फ एक पोस्ट है, एंड यहाँ पे कर देंगे हम +1। इसको हम लोगों ने करा और फिर यहाँ पे +1 अलग से कर देंगे। अब जो भी यहाँ पे निकल कर आएगा दैट मीन्स वो मिनिमम वोट्स है जो कि हमें चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मान लो अगर हम इसको ऐड करते हैं हम 543 दैट विल बी 3 विल बी हमारा 6 7 एंड दैट विल बी 5 10 12 1 और ये 2276 अपॉन में 2 और ये +1, दैट मीन्स इट विल गिव अस 1138 +1 दैट मीन्स 1139। जिस अब आप यहाँ हमारे पास एक प्रेसिडेंट है, एक वोट है हमारे पास, एक सीट है खाली, वोट कर रहे हैं इतने लोग हमारे, कम से कम इतने लोग वोट कर रहे हैं और एक पोस्ट के लिए, एक प्रेसिडेंट के लिए वोट कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, कैंडिडेट तो बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4 5 कम से कम लोग खड़े होंगे। और जिस भी कैंडिडेट को इतने वोट्स मिल जाते हैं आउट ऑफ द टोटल वोट्स, वो कैंडिडेट जो होगा वो जीत जाएगा इन द सिस्टम ऑफ पीआर, यानी कि वो जो कैंडिडेट होगा वो बन जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट जी। ये यहाँ पर बनता है क्या, उसमें तो क्या होता है, वोटर्स यहाँ पे सबसे पहले अपने प्रेफरेंस मार्क करते हैं। इसमें क्या होता है, केस चलता है ऐसे ही है भाई, इतने जो है वोट्स चाहिए। अब कैसे करेंगे इसको, हर एक जो वोटर है यहाँ पे, ये कितने हमारे 2276, तो ये जो 2276 जो वोटर्स हैं बेसिकली, इन सबको एक पेपर दिया जाएगा। बेसिकली वो होता है हमारा बैलॉट पेपर, जिसको हम लोग पहले यूज करते थे इलेक्शंस कराने के लिए। उस पेपर में क्या लिखा होगा, सारे कैंडिडेट्स के नाम लिखे होंगे, सबका जो प्रेफरेंस यहाँ पे डंडा सा दे रखा होगा, आप जिसको मार्क करोगे उसका एक वोट जो है काउंट हो जाएगा। इस तरीके से करते करते सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिलेंगे, कितने वोट चाहिए 1139, अगर वोट इतने मिल जाते हैं ठीक है, वो वजह पर्सन बन जाएंगे हमारे प्रेसिडेंट जी। तो वो मैंने यहाँ पर बता दिया, वो क्या हो जाएंगे, उतना उनको जो है इलेक्ट जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जिस कैंडिडेट को लोएस्ट वोट्स मिले हैं वो जो एलिमिनेट हो जाएगा, जिसको 10 20 50 100 ऐसे वोट्स मिले वो हट जाएंगे और उनके वोट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उन लोगों को, उन वोट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा उन लोगों को जिनके नाम यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस में मार्क हैं बैलॉट पेपर की। और फिर ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक हमें इतने परसेंट, इतने वोट्स किसी कैंडिडेट के पास ना आ जाए। ये सिस्टम बेसिकली आपका कौन सा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब आप समझ पा रहे हो कि ये सिस्टम नॉर्मली लोग जब इलेक्शन कर रहे हैं, हम आप जैसे लोग, आपके पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, भाई बहन सब इलेक्शन कर रहे हैं बेसिकली वोट कर रहे हैं, हम लोगों का बेसिकली हमें ये मेथड क्यों नहीं दिया गया, बिकॉज लोग बाग समझ ही नहीं पाते क्या है ये, क्या मतलब है इसका, नहीं समझ में आ रहा है। तो एक बार समझने की प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सिंपल सिस्टम का इस्तेमाल करा विच वॉज FPTP, कि जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, मेजोरिटी वोट जिसको मिले वो पार्टी जो बन गई सरकार, उस पार्टी की सरकार बन गई, वो पार्टी जीत गई, वो कैंडिडेट हमारे यहाँ से जीत गया। ऐसे करके यहाँ पे जो इलेक्शंस कराए जाते हैं हमारे देश में। अब देखो बच्चा, हम आगे बात करेंगे, हमारे कुछ लॉज हैं जो कि इलेक्शंस को कराते हैं बेसिकली हमारे देश में। तो देखो बोलते हैं 2 लेजिस्लेशन है हमारे पास जो कि हमारे यहाँ पे इलेक्शंस कैसे होने हैं उसको यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास है, सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950, अनेक हमारे पास है बच्चा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RPA 1950 एंड एक हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों का RPA 1951। 2 यहाँ पर होते हैं। अब देखो बोलते हैं ऑल्दो कुछ यहाँ पे 2 छोटे मोटे एक्ट्स भी हैं, एक प्रेसिडेंशियल है और एक वाइस प्रेसिडेंशियल एक्ट है 1952 का है, विच इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट ये जो दोनों एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिमेंबर। तो ये जो दोनों ही एक्ट है हमारे पास, ये दोनों क्या है बच्चा, वो इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। आप देखो क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं 1950 वाला एक्ट है वो किस किस चीज़ से मेनली डील करता है, उसका मेन जो है काम क्या क्या है, कहते हैं पहला एलोकेशन ऑफ सीट्स, यानी कि सीट्स एक पार्लियामेंट में कितनी होंगी, है ना, कितनी सीट्स यहाँ पर होंगी हमारी असेंबलीज में, ये सब देखने का काम किसका है, हमारे
आरपीए के 1950 का एक्ट का काम है, उसमें यहाँ पे ऐसा है। फिर यहाँ पे सेकंड कहते हैं डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि जो हमारे एरियाज बने हुए हैं वो कौन सा एरिया की बाउंड्री कितनी ज़्यादा होगी, कौन सा एरिया कितना बड़ा होगा, कौन सा एरिया कितना छोटा होगा, ये सब काम कौन देखते हैं, हमारे आरपीए 1950। प्रिपरेशन एंड रिविजन ऑफ इलेक्टोरल रोल, यानी कि जो हमारे रोल बनाने हैं वोटर्स की लिस्ट बेसिकली, इसका मतलब क्या होता है, इलेक्टोरल रोल का मतलब क्या होता है, इलेक्टोरल रोल का सिंपल सा मतलब होता है बच्चा वोटर्स की लिस्ट, ये बनाना। ये नाम ना हमारे संविधान में कहीं नहीं, संविधान में ये नाम है इलेक्टोरल रोल, बट यूजुअली इसका नाम क्या होता है हमारा वोटर्स लिस्ट। और इंश्योर करना हर एक सिटीजन जो कि 18 साल का हो चुका है उसके पास बिना किसी भेदभाव के वोट करने का अधिकार हो, दैट मीन्स यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज या फिर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। यहाँ पर काम किसका हुआ, 1950 का हुआ। 51 में देखो क्या क्या होता है कि अब जो बाकी एस्पेक्ट्स बचते हैं हमारे इलेक्शंस के, ये इलेक्शन के बाद जो कुछ लड़ाइयाँ कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, कैसे हुआ, वहाँ पे प्रॉब्लम थी, वहाँ फ्रॉड हुआ है, वहाँ अनफेयर था, वहाँ फ्री नहीं था, ये जो कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं उन सबको डील करने के लिए बच्चा कौन से हमारा 1951 वाला एक्ट है। बोलते हैं इसमें कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन के, इलेक्शन के, कैंपेन के, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना खर्चा करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, उन सब के बारे में यहाँ पर वोटिंग का प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड यहाँ पे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे करना है वो लिखे हुए। कहते हैं दोनों ही एक्ट यहाँ पर एक साथ मिलकर इंटीग्रिटी यानी कि एक साथ यूनिटी है हमारी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी हमारे प्रोसेस की वो इंश्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत अकाउंटेबल हो, हमारा जो प्रोसेस हो बहुत नॉर्मल हो, नेचुरल हो, बहुत ट्रांसपेरेंट हो, बेसिकली इंटीग्रिटी के साथ हो, फ्री तरीके से हो, उसको ये इंश्योर बेसिकली करते हैं। समझ में आ गया। अब देखो बोलते हैं यहाँ पे 1951 का जो एक्ट है, जैसे हमने बोला ना कि हम प्रैक्टिसेस देख रहे हैं, पोस्ट इलेक्शन डिस्प्यूट देख रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम वो देख रहे हैं, करप्शन तो नहीं है हम वो देख रहे हैं, तो बोलते हैं यहाँ पर इस वाले आरपीए एक्ट में 1951 में कुछ ऑफेंसेस को बता रखा है कि हाँ जी ये इलेक्शन में होने वाले ऑफेंसेस आएंगे और इनको करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाएगा। ये 3 यहाँ पे प्रैक्टिसेस आप लोगों के आगे दिखा रखी है। देखो सबसे पहले यहाँ पर बोलते हैं एनी गिफ्ट या ऑफर या प्रॉमिस जो कि यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा करा जाए बिना और या उनके कंसेंट से करा जाए बेसिकली किसी भी इंसान को, ताकि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सके या वो इलेक्शन कंटेस्ट ना करे या वो वोट करे या फिर वो वोटिंग से हटे। ठीक है, तो यानी कि वो बंदा जो है, वो पर्सन जो है वो इलेक्शन का भाग बने, कैंडिडेट बने या ना बने, या वोट करे या वोट ना करे, इसके लिए यहाँ पर किसी भी इंसान को कोई गिफ्ट ऑफर करना, ब्राइब बेसिकली कोई ऑफर देना या उनको डराना धमकाना, थ्रेटन करना ही बेसिकली ये भी। तो अच्छा देखो थ्रेटन वाला पॉइंट कहाँ पर आएगा बेसिकली, हाँ इसी में आएगा बेसिकली। तो बोलते हैं ये भी क्या है हमारा एक ऑफेंस है। सेकंड देखो यहाँ पर आएगा बच्चा अपील करना, वो लोगों को यहाँ पर ये बोलना कि भैया तुम रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे, कम्युनिटी, यहाँ पर रेस यानी कि काला गोरा और कास्ट के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे या तो तुम वोट करोगे या तुम वोट बिल्कुल नहीं करोगे, तुम उससे हटोगे, दूर रहोगे उससे। ये जो चीज़ यहाँ पर कहेगी हमारे किसके लिए, 1951 वाले एक्ट के लिए। एंड देखो लास्ट हमारे पास बेटा आएगा कैंडिडेट्स या कोई भी इंसान और एनी अदर पर्सन जो कि उनके बिहाफ पे दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग एनी असिस्टेंस इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट। बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं, देखो बेसिकली कहते हैं कि जो कैंडिडेट है या फिर कोई दूसरा पर्सन जो उसके बिहाफ पर आ रहा है उनको कोई भी हेल्प यहाँ पे लेने से आप रोको। कहते हैं अगर आप कोई भी उनसे हेल्प ले रहे हो किसी भी गवर्नमेंट के पर्सनल से यानी कि उनके ऑफिशियल से, तो वो भी जो है वो मना करा जाएगा। चाहे वो ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर हो, ऑफिशियल हो, चाहे जज हो, चाहे मैजिस्ट्रेट हो, चाहे आर्म्ड फोर्स का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे एक्साइज का हो यानी कि टैक्स कलेक्शन का हो, अगर आप किसी से भी हेल्प ले रहे हो कोई भी किसी प्रकार की, तो वो प्रॉब्लम है। समझ में आ गई हमारी बात। अच्छा अब देखो बच्चा नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका डिलिमिटेशन कमीशन, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज कॉल्ड द डिलिमिटेशन कमीशन। आखिर ये क्या है, ये कैसे वर्क करती है, इसका मतलब क्या है, क्या इसका एजेंडा है, उसको जरा हम लोग हल्का आप लोग का डिस्कस बच्चा कर लेते हैं। काफी देर हो गई ना ऑल दो लेक्चर चलते चलते। हाँ ठीक है, अब देखो हम लोग कौन से पेज में अभी रहता है बच्चा, अभी तो हमारा थोड़ा बहुत रहता है, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग डिलिमिटेशन कमीशन यानी कि ऐसे कमीशन जो कि हमारी जो बाउंड्री होती हैं पार्लियामेंट की, उसकी मतलब एमपीज की, कैंडिडेट की, या हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एरियाज है उनकी बाउंड्री जो होती है उसको यहाँ पे सेट करना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्या आप लोगों को ये पता है कि जो बाउंड्रीज है पार्लियामेंट की,
कॉन्स्टिट्यूएंसीज की या फिर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की, ये क्या है, परमानेंटली फिक्स होती है। अब देखो आपको इसको समझना पड़ेगा पहले, क्या मतलब है इसका, क्या दोनों अलग अलग होती है, आप ये सोच रहे होंगे। देखो मैंने बोला था जब भी हमारे एमपी के इलेक्शंस होंगे, यानी कि बेसिकली लोकसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं, उस टाइम पे हमारे इंडिया को हम ऐसे करके बड़े 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 करते करते हम 543 एरियाज में डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये बोलते हैं हम। अब ये जो आपकी एरियाज हैं, ये बड़े बड़े जो एरियाज हैं, इन्हें हम लोगों ने बोला बच्चा हमारे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, इन्हें हम लोगों ने क्या बोला बच्चा आप लोगों का, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। लेकिन आगे समझो एक बार, लेकिन अब देखो क्या होता है, अब हमारे मान लो ये स्टेट है दिल्ली, दिल्ली की इन लोगों ने क्या करा, दिल्ली का इन लोगों ने 7 एरिया बना दिए, जो कि एमपी यहाँ से जो इलेक्ट होंगे 7। दिल्ली को बेसिकली क्या होता है ना, दिल्ली को हम 7 बड़े बड़े एरियाज में डिवाइड करते हैं और हर एक एरिया से एक कैंडिडेट निकल के आता है। दिल्ली के बेसिकली 7 एमपी होते हैं, 7 मेंबर्स होते हैं जो कि जाके पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में जाके बैठते हैं, दिल्ली के 7 होते हैं। अब इसी दिल्ली को मान लो ये है मेरा दिल्ली, ये रहा मेरा दिल्ली, इसको इन लोगों ने क्या करा था, देखो एक बार दोबारा हम रेड लेते हैं, हल्का सा एक सेकेंड रुको, इसको देखो इन लोगों ने क्या करा था, इन लोगों ने मान लो, अब देखो ये वाला दिल्ली है हमारा, इन लोगों ने इस दिल्ली को 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इन लोगों ने इस दिल्ली को 7 एरिया में डिवाइड कर दिया। ये बात समझ में आ गई। बट अब देखो क्या होगा, अब जब हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होंगे, देखो उसके लिए क्या होगा, हम अपने देश को छोटे छोटे एरियाज में बांटेंगे, बिकॉज अब एक स्टेट से हम 7 मेंबर्स नहीं ले सकते हैं भाई। लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठने के लिए कम से कम 50 60 100 कुछ तो लोग हों, तभी तो प्रॉपर एक असेंबली बनाई जाएगी हर एक स्टेट की। तो क्या करेंगे यहाँ पर, इसी दिल्ली को जिसको इन लोगों ने 7 एरिया में डिवाइड करा था, जो कि जाके पार्लियामेंट में बैठेंगे, जो कि एमपीज बनेंगे लोकसभा में, इसी दिल्ली को हम लोग क्या करते हैं, अब 70 एरिया में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चा, 70 छोटे छोटे से एरियाज में डिवाइड करते हैं। कितने एरिया हो बच्चा, 70 एरियाज हो गए। अब हर एक एरिया से क्या होगा, जो भी स्टेट की पार्टीज होंगी अपना एक कैंडिडेट खड़ा करेंगी, जिसको मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे, एफपीटीपी सिस्टम, मेजोरिटी वोट्स मिलेंगे, चाहे 50% मिले ना मिले, बट जिसको मेजरली वोट्स मिले हैं वो जो पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट होगा वो इस वाले एरिया से, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत जाएगा और उसकी बन जाएगी एक सीट। कहाँ बन जाएगी, लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये वाली बात समझ में आ गई। तो यानी कि हमने क्या करा, अब ये जो छोटी वाली एरियाज हैं इसे हम लोग बोलते हैं बच्चा आप लोगों की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये बात समझ में आ गई। अब समझो कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पर बोल रहा है आपको क्या लगता है कि क्या ये बाउंड्री फिक्स होती है, क्या ये बिल्कुल सिमिलर, क्या परमानेंटली ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा? नहीं, कहते हैं दे चेंज ओवर टाइम डिपेंडिंग ऑन शिफ्ट्स इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि जैसे भी उस एरिया में पॉपुलेशन होती है उसके अकॉर्डिंग ये बाउंड्रीज भी चेंज हो जाती हैं। बिकॉज हमारा जो मेन मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हमें एक जो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें सिमिलर अमाउंट ऑफ कम से कम ऑलमोस्ट सेम प्रोपोर्शन की रेशियो की पॉपुलेशन होनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने दिल्ली के 7 एरिया मान लो हम लोगों ने करे, दिल्ली के मैंने क्या बोला, दिल्ली के लोगों ने 1 2 3 4 5 6 और ये दिल्ली को 7 में अगर बांटा है, हर एक एरिया में करीब करीब 25 लाख लोग होने चाहिए। मान लो उसमें हो गए 25 लाख, इसमें हो गए 24 लाख, इसमें हो गए 26 लाख, इसमें हो गए 25.5 लाख, ठीक है, इसमें हो गए हमारे 24.5 लाख। इस तरीके से यहाँ पे सब में ऑलमोस्ट सेम जो पॉपुलेशन होनी चाहिए, ताकि मैं ऐसा ना हो ना कि मान लो एक एरिया में तो 5 लाख लोग हैं, उन 5 लाख लोगों को एक इंसान रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एरिया में 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हो गए ना वो। तो सिमिलर जो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर बोल रहे हैं इससे यहाँ पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एंड और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन का, वो तो किसी काम आएगा ही नहीं। दैट्स वाई डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं द नंबर ऑफ सीट्स, कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, और हम फिक्स करते हैं टेरिटरी की वो बाउंड्रीज। अगर मान लो ऐसा है, अगर जैसे फॉर सपोज, हाँ यहाँ दिखा दो, मान लो अगर ये वाला केस है इना सीक्वेंस, अगर मान लो ये मान लो हमारा दिल्ली है, एक एरिया जो कि एक एरिया बहुत छोटा है बट इसमें भी 25 लाख लोग हैं, और एक एरिया जो बहुत बड़ा है इसमें भी 25 लाख लोग ही हैं, तब भी क्या होगा, इसकी बनेगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और इसकी बनेगी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। डिफरेंट नहीं बनेगा, बिकॉज ये बन रहा है, बाउंड्री डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन
डेंसिटी, यानी कितने एरिया में कितने लोग रह रहे हैं वो इक्वल होना चाहिए ऑलमोस्ट, तब जाके हम ये बात कहते हैं। और ये चाहे वो इलेक्शन लोकसभा की हो तब ऐसा हो, विधानसभा का हो तब हो, बट जो मेन हमारा एम है, एम देखो क्या है हमारा, टू इंश्योर दैट द रेशो ऑफ सीट्स जो होनी चाहिए टू पॉपुलेशन वो क्लोज हो या इक्वल, अगर क्लोजली इक्वल हो या फिर एटलीस्ट थोड़ा इक्वल के बराबर हो। यानी कि जो रेशो बन रहा है हमारा कि हर जगह से हम क्या कर रहे हैं, हर जगह से रेशो हमारा क्या आ रहा है कि 25 लाख हर जगह से। देखो आप यहाँ से देखोगे ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा रेशो आ रहा है वो ये आ रहा है कि 25 लाख लोग एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 25 तो 25:1, ऐसा ना हो। अब यहाँ पे क्या आएगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे 24 लाख है, यहाँ पे होगा 24, यहाँ तक जो रेशो ठीक चल रहा है। बट अगर रेशो ऐसा हुआ 5:1, ये तो बहुत गड़बड़ है। अगर रेशो ऐसा हुआ 50:1, ये भी बहुत गड़बड़ है। तो ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए। अब देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे बच्चा आप लोगों का डोंट मिस आउट में आर्टिकल 32 की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सॉरी आर्टिकल 82 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बोल रहे हैं कि संविधान में ये बहुत ज़रूरी है एस्टेब्लिशमेंट। देखो बोलते हैं कि जो ये डिलिमिटेशन कमीशन आई थी, ये कौन से आर्टिकल के थ्रू आई है बच्चा, ये आई है हमारे आर्टिकल नंबर 82 के तहत आई है। इसमें देखो क्या बोल रहे हैं, बेसिकली अभी तक भी इंडिया में 4 कमीशन बन चुकी हैं, जो कि 1952 में है, 63 है, 73 एंड यहाँ पे 2002 की जो है लास्ट यहाँ पे अभी तक जो कमीशन है वो बनी हुई है। समझ में आ गया बच्चा लोग? यहाँ तक भी आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी चीज़ जो आप लोगों को यहाँ तक समझ में ना आई हो, तो यहाँ तक आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में मुझसे एक बार पूछ लेना। अब देखो हमारा अभी बहुत सारे जो पार्ट्स हैं बेसिकली वो बचा हुआ है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं ये सोच रही हूँ, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को हम लोग, हाँ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, एक्सप्लेन काफ़ी कर दे, बिकॉज मेरे पास ना काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जैसा पहले पढ़ाते थे आपने उसको चेंज कर दिया, अब आप पहले की तरह बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाते हो। तो बच्चा ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को ऐसा लगे कहीं से भी कि अब मैं डिटेल में नहीं पढ़ाती हूँ। मेरा तो मेन आप लोगों का एजेंडा ही ये है कि लाइन बाय लाइन वीडियोस लाने का, जिससे आप लोग अपने चैप्टर को बहुत ज़्यादा ही डिटेल में समझ सको। तो अगर मेरा ये एजेंडा ही नहीं रहेगा, अगर आप बच्चे यहाँ पर इसको समझ ही नहीं पाओगे इतना डिटेल से, तो आखिर मेरा इन वाले वीडियोस को लाने का कोई भी मोटिव नहीं रहेगा। फिर तो मैं भी वन शॉट ले आऊँगी और आप लोग वहाँ से पढ़ के समझ लोगे, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। एंड दैट्स वाई हम लोग अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक सारे इलेक्शन के प्रोसेस को, सिस्टम्स को, तीनों सिस्टम्स को, हमारे इलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है। नेक्स्ट वाली वीडियो में बच्चा हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों के इलेक्शन के कमीशन के बारे में, कौन कौन से इलेक्शन वो करा रहे हैं, वो कैसे कराते हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फैसिलिटीज़ हैं हम लोगों के लिए, एंड बाकी सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। यस एक सेकंड, आप लोगों के लिए मैंने इस वाली वीडियो में पूरी कोशिश करी कि वॉइस की क्वालिटी का डिफरेंस ना आए, आप लोगों को माइक अच्छा लगा, आप लोग मतलब बेसिकली आवाज़ आप लोगों को बुरी से ना आ रही हो, बहुत इको ना आ रहा हो, ऐसी कुछ चीज़ें ना आ रही हो, उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करी है। बाकी यस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना वीडियो लगी कैसी, एंड आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया, अब वॉइस की कोई दिक्कत तो नहीं हुई। एंड तीसरी बात आप लोग बताना मुझे कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। तब अपने फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय।